प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है ईथर। क्योंकि हमने हमारा जो चैप्टर चला हुआ है उसका नाम अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है। अल्कोहल और फिनॉल को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारी जो बारी है वो ईथर की है। तो सबसे पहले तो ईथर को जानते हैं कि क्या होता है, इसके परिचय के बारे में जानते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो परिभाषा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन, आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। द्विसंयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्कील समूह या एरिल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? सामान्य सूत्र, यानी कि बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्कील समूह होने चाहिए। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई सा भी एल्कील समूह होने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। इनके बीच में ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्कील समूह। ये एल्कील समूह दोनों समान भी हो सकते हैं, इनकी इधर भी मैथिल है तो इधर भी मैथिल होना चाहिए। इधर भी मैथिल है तो इधर भी मैथिल हो सकता है। अगर इधर मैथिल है तो इधर एथिल होगा। समान भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार के यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है नामकरण। इनका हम नाम कैसे लिखते हैं? अब आपको पता है 2 तरह की पद्धति होती है, एक सामान्य पद्धति और दूसरी हमारी होती है आईयूपीएसी पद्धति। तो पहले पढ़ते हैं सामान्य पद्धति में। इस पद्धति में एल्कील समूह के नाम के बाद ईथर शब्द लगा देते हैं, यानी कि जो उनसे भी एल्कील समूह हुए उनके बाद में क्या हमने लगाना है? ईथर लगाना है। जैसे कि है, अब यहाँ देखो एल्कील समूह कौन कौन से हैं? मैथिल है, इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल। तो कितने मैथिल हुए? 2 मैथिल, तो डाई मैथिल ईथर। क्योंकि जो भी एल्कील समूह होगा उसके बाद में हमने क्या लगाना है? ईथर लगाना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एथिल समूह है तो उसको क्या लिखेंगे? डाई एथिल ईथर। अगर अलग अलग होंगे, यानी कि ये मैथिल है, दूसरा एथिल है, तो जो सा छोटा होगा उसको पहले तो मैथिल एथिल ईथर लिखेंगे, यानी कि बाद में हमने ईथर लगाना है एल्कील समूह के बाद में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी पद्धति में एक एल्केन में से, कि एल्केन में से बाद में ANE को हटाकर ऑक्सी जोड़ देते हैं। कि जो भी एल्केन होगा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, उनके बाद में से ANE को हटाना है और OXY को जोड़ना है, ऑक्सी जोड़ना है, अर्थात एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। एक एल्केन में से करना है, दोनों में से नहीं, एक एल्केन में से। यदि एल्कील समूह भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, तो छोटे मूलक को एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, यानी कि जो उनसा छोटा होगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ एल्कील समूह है, तो आपका ईथर हुआ। तो कोई से भी एक को मान लो, या हम इसको मान लेते हैं, यानी कि इस मैथिल के साथ इसको जोड़ लिया, तो उसको क्या लिखेंगे? मेथोक्सी। बाद में क्या बचा? मेथेन। मेथोक्सी मेथेन। नेक्स्ट को देखते हैं। ये हो गया एथिल समूह है तो एथोक्सी, ऑक्सी जोड़ना है, एथेन के बाद में से AN हटाना है, ऑक्सी जोड़ना है, एथोक्सी एथेन। अगर अलग अलग है तो जो उनसे वाला छोटा है, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 है, तो उसको क्या लिखेंगे? मेथोक्सी एथेन। इस प्रकार इनके नाम लिखते हैं। और एग्जाम्पल है ये हो, इसको मेथोक्सी प्रोपेन लिखेंगे। ये यहाँ पर छोटे वाला ये एथिल है, ये बेंजीन है, तो इसको लिखेंगे एथोक्सी बेंजीन। इस प्रकार हम इनका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें समावयता। पहले तो ये पता होना चाहिए कि समावयता होती क्या है? आइसोमेरिज्म। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, एक दूसरे की समावयी कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयता कहते हैं। 11th क्लास में आपने ये सब डिटेल में पढ़ रखा है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा इतना डिटेल में तो नहीं बताएंगे। अब जो आपका ईथर होता है वो 2 प्रकार की समावयता को प्रदर्शित करता है। ईथर 2 प्रकार की समावयता को प्रदर्शित करता है। पहली कौन सी है? क्रियात्मक समूह समावयता, और दूसरी कौन सी है? मध्यवयता। अब क्रियात्मक समूह समावयता और मध्यवयता क्या होती है उसको
तो पहली हमारी है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि उनमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये आपके सामने उदाहरण है C2H6O। अब इसका अणुसूत्र या इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक तो बना CH3OCH3। तो इसमें आप देख रहे हैं बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्किल समूह है, तो इसमें ईथर है, क्रियात्मक समूह है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? ईथर। अब यहाँ देखिएगा C2H5OH, इसके बाद में OH जुड़ा है, तो इसमें कौन सा है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। तो सूत्र तो दोनों के समान है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन 1 यहाँ है। अणुसूत्र दोनों के समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह के कारण इसमें ईथर है और इसमें एल्कोहल है। दोनों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार की जो समावयवता होगी इसे क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट है मध्यवयवता। मध्यवयवता में इस प्रकार की समावी ईथर में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होगा समूह के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होंगे, इनके 2 एल्किल समूह में अलग अलग होंगे। माने अणुसूत्र है C4, 4 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक तो ये बन सकते हैं C2H5O C2H5 और दूसरा CH3O C3H7। तो यहाँ पर इसका नाम को क्या होगा? इसमें देखो ईथर के इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, लेकिन यहाँ क्या है? एक तरफ मैथिल है, दूसरी तरफ प्रोपिल है। तो एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, इसमें तो दोनों समान है एथिल एथिल, लेकिन इसमें एक मैथिल है, दूसरा क्या है? प्रोपिल है। तो ऑक्सीजन से जुड़े जो एल्किल समूह में अलग अलग है। इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? मध्यवयवता कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझना है और सुंदरता से अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अगर किसी को टॉपिक समझ में ना आए तो पूछना ज़रूर। धन्यवाद।